हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपशिका एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज मैंने मार्च 2026 मतलब जो पूरा मंथ है उसके करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मेरा पहला पार्ट है पुरस्कार एवं सम्मान। अच्छा, जो भी मैं क्वेश्चंस लिखवा मतलब बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इन फ्यूचर मतलब आप क्या करोगे, मंथ वाइज अगर आप इसको कवर करते रहोगे ना तो ये आपकी एग्ज़ाम में बेटर रहेगा कि भाई इस मंथ का मैंने निपटा लिया, उस मंथ का मैंने कर लिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें पुरस्कार और सम्मान में कि 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किसे की गई है, पहला आ जाएगा इसमें शरण कुमार लिम्बाले, दूसरा राम कुमार मुखोपाध्याय, तीसरा ममता कालिया और चौथा नवतेज। तो इसका राइट आंसर है राम कुमार मुखोपाध्याय। अच्छा, अब इसका राइट आंसर तो राम कुमार मुखोपाध्याय। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं तो कि की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। पहला की पॉइंट है प्रख्यात बंगाली साहित्यकार। अब ये राम कुमार मुखोपाध्याय किधर है, हमको पता है कि ये जो सरनेम वाले होते हैं ना वो बंगाली ही होते हैं, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, वॉटेवर जो भी है, तो ये सब क्या होते हैं, बंगाली ही होते हैं। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें। दूसरा क्या हो जाएगा, इनको कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था, हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया था, सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो पहले तो आपका आंसर है राम कुमार मुखोपाध्याय को किसके लिए दिया गया था, हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया था, और वो कहाँ के साहित्यकार हैं, तो बंगाली साहित्यकार हैं, प्रख्यात बंगाली साहित्यकार हैं। अच्छा, ये पुरस्कार कौन देता है, तो ये पुरस्कार देता है के बिरला फाउंडेशन, जो कि मतलब आपको साहित्य में उत्कृष्ट, साहित्य का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब सबसे उत्कृष्ट सम्मान होता है ये। तो इसमें साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इसमें पुरस्कार स्वरूप में 15 लाख की राशि दी जाती है। अब ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैं मतलब मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है और हम लोगों ने भी याद किया था उस टाइम पे कि भाई पुरस्कार के लिए कितना राशि, किस में क्या क्या दिया जाता है, इसमें क्या प्रशस्ति पत्र दिया जाता है या जो भी। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो सरस्वती सम्मान है उसमें 15 लाख की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती है। यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है ये। मुखोपाध्याय के इस उपन्यास को 2020 में प्रकाशित, उनकी एक मतलब ये जो उपन्यास है वो 2020 में प्रकाशित हो चुका था और वो बहुत ही फेमस रहा था, इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया, मतलब देने की घोषणा की गई है। अभी दिया नहीं गया है, देने की घोषणा की गई है। रिलायंस फाउंडेशन की नीता अंबानी को मार्च 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया, तो ये नवाजा गया पद्म भूषण से बिल्कुल नहीं, साहित्यिक कला से बिल्कुल नहीं, एबल प्राइज़ से बिल्कुल नहीं, ये नवाजा गया है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। तो अब ये जो अवार्ड है इससे नवाजा गया। अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। इसका जो है की पॉइंट्स है, नीता अंबानी को शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए एक पुरस्कार मिला है। मतलब ये किस चीज़ के लिए मिला है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान 16 मार्च 2026 को भुवनेश्वर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रदान किया गया। ये 16 मार्च को प्रदान किया गया 2026 में भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रदान किया गया। मतलब कहाँ पर प्रदान किया गया, ये कलिंगा इंस्टीट्यूट में प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से किए गए सामाजिक कार्य हेतु दिया गया। अब उनका एक रिलायंस फाउंडेशन है, उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं और उस सोशल वर्क के कारण ही उन्हें ये प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार मानवतावादी कार्यों के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान रखने वाला होता है। अब हमको पता है कि भाई वो मानवतावादी कार्य करती हैं, तो जब मानवतावादी कार्य करती हैं तो उनको ये अवार्ड दिया गया। उनका नाम इस बार चयनित हुआ है और दिया गया। अच्छा, ये KIS किसका भी आप यहाँ पे फुल फॉर्म देखिएगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, इसका 5th भी पॉइंट ये है कि रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्हें ग्रामीण विकास की अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव में भी बहुत विकास किया है, गांव में भी जा के बहुत ज़्यादा अवेयर किया है, विमेन एम्पावरमेंट किया है लोगों को। हम देखते हैं कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को
मतलब पैसा कमाने के लिए, जॉब कमाने के लिए औरतों को उन्होंने आगे बढ़ाया, अग्रसर किया है, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। वर्ष 2025 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार किसे दिया जाता है दिया जाएगा? वर्ष 2025 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार ये दिया जाएगा नवतेज सरना को। ये दिया जाएगा नवतेज सर, विलियम इसको नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं, नवतेज सरना को। अच्छा, अब इसका कुछ की पॉइंट्स हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, पूर्व राजनायक नवतेज सरना को उनके उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रिसमस स्प्रिंग किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसका उपन्यास है, तो नवतेज सरना का उपन्यास है। यह उपन्यास जलियांवाला बाग नरसंहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि क्रिसमस स्प्रिंग जो है वो किस पर आधारित है, तो वो जलियांवाला बाग नरसंहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। साहित्य अकादमी ने 2025 के लिए कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा, ये पता होना चाहिए हमको कि कितने भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी ने 2025 में कितनी भाषाओं के लिए पुरस्कार की घोषणा की है, तो 24 भाषाओं में। नवतेज सरना के लेखन में ऐतिहासिक घटनाओं का गहरा विश्लेषण देखने को मिलता है। अब भाई हमको पता है कि जलियांवाला बाग में जो है उन्होंने जलियांवाला बाग को उन्होंने पॉइंट आउट करके ये जो पूरा उपन्यास लिखा है, तो ऐतिहासिक घटनाओं को भी काफ़ी गहरा विश्लेषण होगा, और इतना अच्छा विश्लेषण किया है तभी उनको अवार्ड के लिए चयनित किया गया। इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना को उजागर किया। हाँ, ये पता है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना को उजागर किया है। अच्छा, इसको इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा उपन्यास है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण भूमिका को मतलब वो किया गया, उजागर किया गया है, जो कि नवतेज सरना द्वारा लिखा गया है। आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये की पॉइंट्स है, उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। मार्च 2026 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एलुमनाई अवार्ड दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया रघुराम राजन को नहीं, अमिताभ कांत को नहीं, उर्जित पटेल को भी नहीं, ये दिया गया है कृष्णमूर्ति श्री वी सुब्रमण्यम को दिया गया है। अब ये है कौन, क्या है, सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को पेशेवर उपलब्धि के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को नवाजा गया। ये है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और इनकी जो मतलब पेशेवर उपलब्धि है, मतलब कि इस फील्ड में जितना उनका पकड़ है, उसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। 85 वर्षों के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। अब बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई 85 वर्षों के इतिहास में पहले इंसान हैं कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, जिन्हें यह अवार्ड मिला है, पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं। उन्होंने कोविड-19 के दौरान भारत की वी आकार की रिकवरी रणनीति बनाने में सम्मानित किया गया था। उन्होंने मतलब कोविड के टाइम पे हमें पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा डाउन चली गई थी, तो इन्होंने उस टाइम पे ये मतलब जो स्ट्रेटजी बनाई थी, तो वी आकार की स्ट्रेटजी। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने कौन से आकार की स्ट्रेटजी बनाई थी, वी आकार की स्ट्रेटजी बनाई थी, तो इसके थ्रू हमारा मतलब रिकवरी हो पाई, और इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक स्तर पर सफल पूर्व छात्रों को दिया जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा ही जो मतलब वैश्विक स्तर पर मतलब पूरे वर्ल्ड में ये इसको दिया जाता है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहले भारतीय हैं जो मतलब 85 सालों बाद इनको पहले जो इंसान है अर्थशास्त्री जिनको मिला है ये जो भी अवार्ड। उनकी उपलब्धि में वैश्विक पटल पर भारतीय अर्थशास्त्रियों के प्रभाव को मजबूत बताती है। अब ये पता ही है कि भाई उनने ये जो अवार्ड लिया है, अब सभी को मोटिवेशन मिलेगा इसमें कि नहीं, ये मतलब हम लोगों को भी इसमें कुछ योगदान देना चाहिए। अब हम लोगों को भी अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमें भी अवार्ड मिलेगा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसमें हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को नहीं दिया गया है, और ये दिया गया है आर वेरामुथु को। मतलब इसमें क्या है कि इसको भी यहाँ पर गुलजार को भी नहीं दिया गया और दामोदर मोजे को भी नहीं दिया गया, आर वेरामुथु को दिया गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, हम उसको भी पढ़ लेते हैं।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मेरे वीडियो को करिएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन आएगा तो ही मैं वीडियोस बना पाऊँगी। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसा मेरा थोड़ा सा एफर्ट, अभी फर्स्ट वीडियो है तो आई डोंट नो कि कैसा रहेगा, लेकिन प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके। इसका पहला है प्रसिद्ध तमिल कवि आर वीरमथु। अब ये कौन से कवि हैं? तमिल कवि हैं। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। अच्छा, तो ये आपके लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तीसरे तमिल लेखक हैं ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख की राशि दी जाती है। वांग देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। उनमें उनसे पहले 59वां ज्ञान पुरस्कार किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। मतलब कि उन 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। वीरमुथु को उनकी कालजयी रचनाओं और तमिल साहित्य में योगदान के लिए इन्हें दिया जाता है। उनकी मतलब जो रचनाएं हैं और तमिल साहित्य में उनका जो योगदान है उसके लिए उन्हें यह प्रदान किया गया। अब हमारा भाग 2 आ जाता है सरकारी योजना और पहल। दिल्ली सरकार द्वारा नवजात शिशुओं को 56 मुफ्त जांच के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कि 56 मुफ्त जांच के लिए अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाल सुरक्षा नहीं, शिशु कवच नहीं, जननी योजना, जननी ज्योति बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अनमोल। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अनमोल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2026 से 27 में अनमोल योजना की घोषणा की है। इसका पूर्ण, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका पूर्ण फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। आपकी जो भी मतलब आपकी जो योजनाएं निकलती हैं उनके फुल फॉर्म आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा। एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है। इसमें नवजात के खून की एक बूंद से 56 प्रकार के आनुवंशिक बीमारियों की मुफ्त जांच होती है। काफ़ी अच्छी पहल है ये। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो पैसों के अभाव में बहुत सारे नवजात शिशुओं की डेथ हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। सरकार ने इस पहल के लिए 25 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया है। ये आप देख लीजिएगा, 25 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जन्मजात बीमारियों की जन्मजात बीमारियां जो होती है उसको एक समय पर सभी बीमारियों की पहचान होके और उनकी बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जाए। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ की योजना का क्या नाम है? उदय योजना, भव्य योजना, समर्थ योजना और प्रगति मिशन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा भव्य योजना। ठीक है, अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स है वो याद कर लेते हैं। इसका आंसर है भव्य योजना। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हम याद कर लेते हैं। भारत औद्योगिक विकास योजना, अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत औद्योगिक विकास योजना को विनिर्माण योजना का सशक्तिकरण की मंजूरी दी है। और इसके तहत देश भर में 100 आधुनिक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। यह योजना उद्योगों को बुनियादी ढांचा प्रदान कर निवेश आकर्षित करने की केंद्रित करती है। मतलब कि आप उद्योग इसमें क्या मेनली आपको फोकस किया गया है कि आप उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दें। इसका कार्यान्वयन DPIIT के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका क्या होता है कि DPIIT मतलब राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा होता है के तहत होता है। योजना का मुख्य लक्ष्य बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देना है। मतलब कि आपको क्या करना है? रोजगार का सृजन करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, और औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देना है। इंदिरा परिवार योजना, परिवार जीवन बीमा योजना,
इंद्रमा, अभी हमको पता है कि इंद्रमा परिवार जीवन बीमा योजना थोड़ा सा अटपटांगी नाम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को नहीं, कर्नाटक को नहीं, तमिलनाडु को नहीं, तेलंगाना, तेलंगाना का है ये। तेलंगाना सरकार ने 2 जून 2026 से इस समाज कल्याण योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। तो ये कब से लिया है, 2 जून 2026 से। तो ये 2026 के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लें। इसके तहत पात्र परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। राज्य के लगभग 1.15 करोड़ परिवार को इस योजना का लाभ मिलने का अनुमान है। फिर यह दे रखा है, इस बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो कि नागरिकों के लिए मुफ्त होगा। यह योजना परिवार के मुख्य कमाने वाले निर्धन की स्थिति के आर्थिक, मतलब कि वही होता है बीपीएल का देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ये योजना का लाभ उसको मिल पाएगा। पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा सुधार के लिए किस देश संस्था के सहयोग से सीखिया क्रांति 2.0 शुरू किया गया, सॉरी। तो ये यूनेस्को के द्वारा नहीं किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा नहीं किया, गूगल के द्वारा नहीं किया गया विश्व बैंक के द्वारा। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 3,500 करोड़ की शिक्षा सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों को डिजिटल रूप में सक्षम और आधुनिक बनाना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। योजनाओं के तहत छात्रों के लिए डिजिटल करियर मार्गदर्शन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह अगले 6 वर्षों तक चलने वाला एक व्यापक शैक्षिक बदलाव का कार्यक्रम है। इसमें विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा तक छात्रों को पहुंच बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। मतलब कि आप साइंस में ध्यान दीजिए और आप जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो शिक्षा मिलेगी आपको, वो दिया जाएगा इसमें। महिलाओं को हवाई सफ़र में तय किराया प्रदान करने की योजना फेयर से फुर्सत किसने शुरू की? तो ये शुरू किए किंजारापू राम मोहन नायडू ने। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, है क्या भाई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ने यात्रियों को कीमतों में उतार चढ़ाव से राहत देने के लिए लॉन्च किया है। तो ये हमारे हैं उड्डयन मंत्री हैं। योजना के तहत एक रूट एक किराया मॉडल लागू किया गया, मतलब एक रूट पे एक किराया ही लगेगा। इसकी पहली उड़ान मध्य प्रदेश के रीवा से रायपुर के बीच में संचालित की गई थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यात्री चाहे पहले बुक करे, यात्रा के दिन बुक करे या मतलब कभी बुक करे, किराया उनको एक सा देना होगा। क्या होता था कि पहले आपके टाइम के अकॉर्डिंग उसका किराया बढ़ता जाता था, तो ऐसा नहीं होगा। यह पहल छोटे शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी को सस्ता और सरल बनाने के लिए किया गया था और ये पहल बहुत अच्छा है। अब हमारा भाग 3 आ जाता है, पर्यावरण और सूचकांक। तो इसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन है इसमें, IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली, लाहौर, लोनी और ढाका। अभी तक हम लोगों को यही लगता था कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, बट नहीं, दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित शहर है लोनी। उत्तर प्रदेश का लोनी शहर वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पर है। पाकिस्तान को दुनिया में सबसे प्रदूषित देश के रूप में, मतलब दुनिया में सबसे प्रदूषित देश है उसके रूप में दर्ज किया गया रिपोर्ट। भारत इस सूची में वायु प्रदूषण सूचकांक मामले में 6ठे स्थान पर है, जो कि बहुत ख़राब है। दिल्ली लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित हुआ है। 7वीं बार दुनिया का सबसे प्रदूषित। अच्छा, आपसे को क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के केवल 14% शहर ही WHO गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, मतलब बाकी सब दूषित हो चुके हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अप्रूवल
रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? जो बाइडेन है, नरेंद्र मोदी है, डोनाल्ड ट्रंप है और गय पारमेलीन है। तो इसमें हमको पता है और हमको गर्व करना चाहिए कि कौन होंगे इसमें। हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी, सबसे लोकप्रिय नेता है। अब इनका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट में पीएम मोदी को शीर्ष स्थान पर दिया गया है। तो किसने दिया? इंटेलिजेंस कंपनी कौन सी है? मॉर्निंग कंसल्ट। मार्च 2026 में हुए सर्वे में 68% की उच्चतम अप्रूवल रेटिंग प्राप्त हुई है। 2026 में कितना, मतलब मार्च 2026 में ये रेटिंग हुई मिली है इनको उच्चतम अप्रूवल की। ये लगातार तीसरी बार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रथम रहे, मतलब कि थर्ड टाइम रहे हैं ये। स्विट्ज़रलैंड के गए परमेलिन 62% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। स्विट्ज़रलैंड के जो ये वाला जो रेटिंग है परमेलिन वाला, उसमें 62% इनको मिला है और ये दूसरे नंबर पर ये रहे हैं। यह रैंकिंग विभिन्न देशों के नागरिकों की राय के साथ दिनों के औसत पर आधारित होती है, मतलब कि वहाँ के नागरिकों से राय ली जाती है और उसके 7 दिनों के औसत निकाला जाता है और उसके आधार पर पता किया जाता है कि कौन सबसे लोकप्रिय नेता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 100 नहीं है, 126 नहीं है, 147 नहीं है, इसका स्थान है 116वां स्थान है। इसके कुछ की पॉइंट्स कर लेते हैं। 147 देशों की सूची में भारत को खुशहाली के मामले में 116वां स्थान दिया गया है। ये देख लीजिए, 147 देशों में से 116वां स्थान आया है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। जब मैं पढ़ती थी ना, तब भी फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे ही आता था। अफगानिस्तान इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश रहा है, मतलब 147वां सबसे बॉटम पे है ये। और रिपोर्ट में जीडीपी, सामाजिक सहयोग और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों के आधार पर बनाया जाता है। मतलब ये रिपोर्ट किस पे बनाता है? ये ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता है कि जीडीपी, सामाजिक सहयोग और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों पर बनाया जाता है। 3 कारक हैं ये। टॉप 3 खुशहाल देशों में फिनलैंड के बाद आइसलैंड और डेनमार्क आता है। अरावली पहाड़ियों की स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष समिति बनाई गई? तो ये सुनीता नारायण के अध्यक्षता में नहीं बनाई गई, अजय बंगा के भी अध्यक्षता में नहीं बनाई गई, भूपेंद्र यादव के भी अध्यक्षता में नहीं बनाई गई, ये बनाई गई है कंचन देवी। इनके कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने अरावली के 100 मीटर दायरे की परिभाषित विवाद को सुलझाने के लिए 10 सदस्यीय समिति बनाई गई। ठीक है। और 100 मीटर दायरे की परिभाषा जो हमको दी गई थी कि 100 मीटर क्या है, उसके लिए 10 सदस्यीय समिति बनाई गई। इसकी अध्यक्ष कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की महानिर्देशक है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी महानिर्देशक है? अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक लगभग इतने में फैली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ और कितने किलोमीटर में फैली हुई है? ये दुनिया की पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। समिति का मुख्य कार्य पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन को सुनिश्चित करना है। मार्च 2026 में भारत के किस राज्य को अदरक राजधानी कहा गया है? तो अदरक राजधानी कहा गया है मिज़ोरम को। हम इसको की पॉइंट से भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, भाई मुझे जोर आ रही है तो मैंने अदरक की चाय पी ली। जोर मतलब हमारे एमपी में बोलते हैं कि मुझे ना आलस आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ, अदरक की चाय पी लेती हूँ। तो मिज़ोरम को क्या किया गया है? अदरक राजधानी बताया गया है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लें। नीति आयोग ने मिज़ोरम को देश में अदरक के बड़े उत्पादन है। तो अदरक मतलब कि भाई हमें पता ही है कि भाई जहाँ पर जिसका ज़्यादा उत्पादन होगा उसी के नाम से वो फेमस हो जाएगी। तो मिज़ोरम में अदरक जो है बहुत ज़्यादा उगता था, इसीलिए अदरक राजधानी का गया। राज्य में उत्पादित अदरक अपनी उच्च गुणवत्ता और औषधि के लिए प्रसिद्ध है। हमको ये पता है कि अदरक हम लोग बहुत ज़्यादा औषधि में यूज़ करते हैं। यह घोषणा राज्य के कृषि उत्पादों और वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगी। तो ये जो घोषणा है, मतलब हमको पता है कि अब ये क्या हो जाएगा कि उसको वहाँ पे
वैश्विक मतलब ऐसे बोलेंगे ना कि ये कहाँ की है, तो ये मिज़ोरम की अदरक है। मतलब लोग नाम नॉर्मली बोल लेते हैं। जैसे मैं रतलाम में रहती हूँ, तो लोग बोलते हैं रतलामी सेव। या आप कहीं भी रहेंगे, आप कानपुर में रहेंगे या अलीगढ़ रहेंगे, अलीगढ़ का ताला बोला जाता है। तो बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है। राज्य सरकार जब अदरक के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगी। राज्य सरकार अब जो है क्या करेगी, इस पे अदरक के प्रसंस्करण और निर्यात पर ज़्यादा ध्यान देगी। मिज़ोरम के किसान के लिए यह आर्थिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। भाई वहाँ किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्हें वहाँ मतलब कि उसको मिज़ोरम को अदरक राजधानी घोषित किया गया है। अब भाग 4 आ जाता है। नासा का मानव युक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 कब लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो सॉरी, आर्टेमिस 2 जो किया जाना प्रस्तावित है वो अप्रैल 2026 में। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए 2 अप्रैल 2026 की तिथि तय की है। नासा ने 50 साल बाद, ये इम्पोर्टेंट है। यह मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री, 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई शामिल है। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरने के बजाय उसके चारों ओर 10 दिन तक यात्रा करेगा। चंद्रमा के चारों ओर 10 दिन तक यात्रा करेगा। यह मिशन भविष्य में मंगल अभियानों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण है। मतलब कि अब आगे जो भी मतलब भविष्य के मंगल अभियानों की तैयारी जो होगी उसके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। और 1972 के अपोलो प्रोग्राम के बाद ये चंद्रमा के पास जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन रहा है। इसरो को मिला स्वदेशी 3D प्रिंटर आकाश 300 के स्टार्टअप ने बनाया है। तो ये किस स्टार्टअप ने बनाया? पिक्सल स्पेस ने नहीं बनाया, अग्निकुल ने नहीं बनाया, स्काई रूट ने नहीं बनाया, ये बनाया स्पेस टाइम 4D प्रिंटर सॉल्यूशन ने बनाया है। केरल स्थित स्टार्टअप ने मार्च 2026 में उन्नत 3D प्रिंटर बनाकर इसने किसको सौंपा है? इसरो को सौंपा है। इसने इसरो को लिंक्ड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC वालियामाला में स्थित किया गया है। यह प्रिंटर विशेष रूप से अंतरिक्ष उपकरणों के निर्माण के लिए स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। ये जबकि केरल में तैयार किया गया तो स्वदेशी रूप से ही तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य रॉकेट इंजन और अन्य पुर्जों के निर्माण के समय और लागत में बचत करना है। मतलब कि वही है कि हेल्पफुल रहेगा ये, और लागत को कम करना है, और अन्य पुर्जों का निर्माण में भी हेल्पफुल रहेगी। यह मेक इन इंडिया के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एलन मस्क द्वारा घोषित टेराफब प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल पर उपग्रह भेजना नहीं, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाना नहीं, रोबोट सर्जरी विकसित करना बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य जबकि हमको पता है कि AI अभी बहुत चलन में है, तो AI कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाना है। यह टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI का एक संयुक्त सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोजेक्ट है। टेक्सास में स्थापित इस प्रोजेक्ट का लगभग 20 से 25 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कितना निवेश किया जाएगा? 20 से 25 अरब डॉलर का। यह लक्ष्य सालाना 1 टेरावाट की AI कंप्यूटिंग क्षमता उत्पन्न करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसमें पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष आधारित कंप्यूटिंग क्षेत्र भी शामिल है। मतलब कि अब पृथ्वी के साथ अंतरिक्ष में भी जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको भी हम उसको भी इसमें यूज़ किया जाएगा। इसको भी उसी में यूज़ किया जाएगा। यह पहल का उद्देश्य चिप्स के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं का निर्भरता कम करना है। मतलब कि हमारे वो चिप्स बनती है जिसमें कैलकुलेशंस, आप कैलकुलेटर खोलते हैं तो उसके अंदर चिप्स रहती है, तो वो मतलब हम लोग बाहरी जो भी है आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब हम खुद ही बना लेंगे। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में किसकी खोज की है?
जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जा रहा है। तो ये किया है एक नया जीवाणु की नहीं, प्राचीन वनस्पति की नहीं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की नहीं, बिना प्रकाश के बनने वाला ऑक्सीजन, मतलब जो बिना प्रकाश के थ्रू बनता है ना ऑक्सीजन, उसकी खोज की। इसको डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। ये तो नाम से भी कुछ दिख रहा है। तो वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। प्रशांत महासागर में खोज की है ये 4000 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश के बिना पॉलीमेटिक नोड्यूल्स के इलेक्ट्रोलिसिस से बनती है। इस खोज में जीवन की उत्पत्ति और गहरे समुद्र के परिस्थिति तंत्र की समझ बदलती है। इसे क्लोरीन किलपर्डन जोन नामक अंधकारमय क्षेत्र में पाया गया है। और यह खोज दर्शाती है कि ऑक्सीजन उत्पाद के लिए केवल प्रकाश संश्लेषण एकमात्र तरीका नहीं है। भाई देखिए साइंस कहाँ तक पहुँच चुका है। भारत का पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आकाश नहीं है, शक्ति नहीं है, गरुड़ नहीं है, उसका नाम है अवतार। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एक्वा एयरएक्स ने भारत का पहला उभयचर ड्रोन अवतार बनाया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को आप लिख लें। यह ड्रोन हवा में उड़ने के साथ साथ पानी की सतह पर भी चलने में सक्षम है। इसका उपयोग समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियानों के लिए किया गया है। रक्षा कार्यों के लिए यह बहुआयामी और उन्नत तकनीकी है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित होने के कारण यह भारतीय सेना के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये भाई सेनाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ओके, हमारा 5वां हो जाता है भाग 5, राज्य और विशेष समाचार। तो गुजरात भारत का कौन सा राज्य बन गया है जिसे समान नागरिकता यूसीसी विधेयक पारित किया गया है? तो ये बन गया है दूसरा। पहला नहीं बना है, तीसरा भी नहीं बना, 5वां भी नहीं बना है। गुजरात विधानसभा 24 मार्च 2026 को सम्मानित नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया गया है। उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। तो पहला कौन बना है? उत्तराखंड, दूसरा बना है गुजरात। इस विधेयक में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए सभी धर्मों हेतु एक समान कानून है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के पंजीयन को भी कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में है। ये पढ़ लीजिएगा। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत विकसित होने वाला कुसुमपुर किस राज्य का स्मार्ट गांव है? तो ये है उत्तर प्रदेश का नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, बिहार का नहीं है, ये है उड़ीसा का। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित कुसुमपुर राज्य भारत का स्मार्ट विलेज बन गया है। ये एग्जाम में आता है। इसे CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है। गांव में जलवायु अनुकूल स्कूल और सौर ऊर्जा और आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाई गई हैं। यहाँ पे गांव में मतलब सभी आधुनिक तकनीकें अपनाई गई है, इसलिए इसको स्मार्ट विलेज कहा गया है। इसका उद्देश्य सतत ग्रामीण विकास का एक राष्ट्रीय आदर्श मॉडल तैयार करना है। प्रोजेक्ट के तहत कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को उच्च स्तरीय बनाया गया है। मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई निंगोल वन पहल का मुख्य फोकस क्या है? निंगोल वन पहल, अब इसमें क्या हो जाएगा? वन पहल है तो वन पहल का क्या हो जाएगा? पर्यटन विकास, महिलाओं के साथ वन संरक्षण, लकड़ी का व्यापार, वन्य जीवों की गणना। तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं के साथ वन संरक्षण। इसमें हो जाएगा मणिपुर सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर निंगोल वन पहल की शुरुआत की गई। इसमें निंगोल वन प्रबंधन और संरक्षण की मुख्य भूमिका निभाएगी। मतलब
जो स्थानीय महिला, निंगोल मतलब क्या बोला जाता है वहाँ की स्थानीय महिलाएं, तो निंगोल वनपाल मतलब महिलाओं के साथ वन संरक्षण, वन प्रबंधन और संरक्षण की मुख्य भूमिका निभाएगी। इसका एक बड़ा उद्देश्य अवैध अफीम की खेती को रोकना है, जो कि पर्यावरण को बचाना है। यह पहल के तहत 95% सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों का एक संचालन महिलाएं कर रही हैं। मतलब इसमें फीमेल्स को आगे रखा गया है। 95% जो सूक्ष्म प्रसंस्करण जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो लोगों का मतलब इसका संचालन कौन करे, महिलाएं कर रही हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यह योजना जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना है। तो एक अच्छी पहल है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.93 साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर होने का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली नहीं होगा, लद्दाख नहीं होगा, पुडुचेरी नहीं होगा, चंडीगढ़ होगा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे चंडीगढ़ मार्च 2026 में यह साक्षरता इतने % साक्षरता हासिल करने वाला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह लद्दाख के बाद 95% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का प्राप्त करने वाला देश का दूसरा यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जागरूकता अभियानों ने इस लक्ष्य को संभव बनाया। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इतने सारे बुनियादी ढांचे उन्होंने बनाए थे और जागरूकता लेके आए हैं, तो उसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इस उपलब्धि ने चंडीगढ़ को भारत के सबसे विकसित शैक्षिक केंद्रों को स्थापित कर दिया है। मतलब कि इस उपलब्धि ने क्या करा है कि भारत के सबसे विकसित शैक्षिक केंद्रों में स्थापित कर दिया है। और प्रशासन ने इसके लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष साक्षरता मिशन चलाए हैं। महाराष्ट्र की किस पंचायत को भारत की पहली नेट ज़ीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है, रोहिणी को नहीं मिली है, और तारापुर को नहीं मिली है, वर्धा को नहीं मिली है, बेला को मिली है। इसके की पॉइंट्स हैं, भंडार जिले की बेला ग्राम पंचायत, ये कहाँ पर बेला ग्राम पंचायत? भंडार जिले में। भारत की पहली नेट ज़ीरो पंचायत बनी है। नेट ज़ीरो का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और अवशोषण में महत्वपूर्ण संतुलन, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों का बैलेंस करके चलना। और पंचायत ने सौर ऊर्जा और वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम किया है। यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर प्रेरणादायक मॉडल है। मतलब कि वो लोगों ने अपने ही स्तर पर ये सब चीज़ें किया है। वही रोहिणी पंचायत 2025 में पूरी तरह पेपरलेस ई ऑफिस बनाने वाली पहली पंचायत थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 में जो है पेपरलेस ई ऑफिस बनाने वाली पहली पंचायत थी रोहिणी पंचायत। अब हमारा टॉपिक आ जाता है भाग 6, पार्ट 6 लिया है खेलकूद। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता भारत ने, जो कि बहुत शानदार मैच था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ की पॉइंट्स मैं बताती हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 विश्व कप जीता, और तीसरी बार जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह भारत की कुल तीसरी T20 विश्व कप जीत 2007, 2024 और 2026 ये तीनों बार जीता है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। और जो मतलब इसका फाइनल है वो कहाँ पर हुआ T20 का? तो अहमदाबाद में हुआ। और कौन से स्टेडियम में हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जसप्रीत बुमराह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच एवं संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में घोषित किया गया। भारत के पहले घरेलू मैदान पर T20 विश्व कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम हो गई है। मतलब कि अपने घरेलू मैदान में मतलब वो जीतने वाली दुनिया की पहली टीम है ये।
आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि मेरी फेवरेट टीम है, वो कितने में बेचा? तो उसको 10,000 करोड़ में नहीं बेचा, 5,000 करोड़ में भी नहीं बेचा, 20,000 करोड़ में नहीं बेचा, 16,600 करोड़ में बेचा उसको। ये बिलियन में भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। इसका की पॉइंट है, आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप और अन्य समूहों ने रिकॉर्ड 16,600 करोड़ में खरीदा था। यह आईपीएल की इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी डील है। खरीदारों में टाइम्स ग्रुप, बोल्ड वेंचर्स एंड ब्लैकस्टोन जैसे बड़े समूह शामिल थे। इसी दौरान राजस्थान रॉयल्स का अधिग्रहण लगभग $0.63 बिलियन से हुआ था। इस भारी भरकम सौदे ने वैश्विक स्तर पर आईपीएल का आर्थिक शक्ति को प्रदर्शन किया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीतने वाली किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब, तो इसका खिताब जीता है कर्नाटक ने नहीं, मुंबई ने नहीं, सौराष्ट्र ने नहीं, जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। फाइनल में उन्होंने कर्नाटक जैसी महत्वपूर्ण टीम को हराकर इतिहास, मतलब ये देखो, जम्मू कश्मीर जो है पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। और फाइनल में उन्होंने कर्नाटक जैसी मजबूत टीम को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर के गेंदबाज अकीब नबी को 60 विकेट लेने का प्लेयर ऑफ द सीरीज लेने हेतु, मतलब उसने 60 विकेट लिया, इसीलिए उसको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फाइनल मुकाबला हुबली के डीआर बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ये इम्पोर्टेंट है कि फाइनल मुकाबला कहाँ पर खेला गया? हुबली के डीआर बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में। यह जीत जम्मू कश्मीर के क्रिकेट और खेल प्रतिभाओं में उभरते स्तर का प्रतीक है। भारत में 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आरव डेंगला नहीं है, आर्यन वैष्णव नहीं है, वीएस राहुल नहीं है, इसका आंसर है मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती स्वीडन में आयोजित टूर्नामेंट में भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये असम राज्य संबंधित है और उत्तर पूर्वी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। मयंक ने मात्र 16 वर्ष की आयु में यह अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। उसने पहले मुंबई के आरव डेंगला भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने। यह उपलब्धि वैश्विक शतरंज पटल पर भारत की बढ़ती ताकत दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय T20 डेब्यू शतक लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंदाना नहीं है, एलिसा हीली नहीं है, ये है फैनी उटांगिशी मानिंदे, और सोफी डिवाइन नहीं है। व्याख्या है इसका, रवांडा की फैनी उटांगिशी मानिंदे ने घाना के खिलाफ अपने पहले मैच में शतक बनाया। उन्होंने मात्र 65वें गेंदों में नाबाद 111 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। यह उपलब्धि नाइजीरिया इन्विटेशनल महिला T20 टूर्नामेंट के दौरान हासिल हुई। वे पुरुष और महिला दोनों वर्गों में डेब्यू का शतक जड़ने वाले दुर्लभ खिलाड़ियों में से एक है। मतलब कि दोनों डेब्यू में ये शतक करने वाली एक, मतलब बहुत ही दुर्लभ, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं वो खिलाड़ियों में से एक है ये। उनकी इस पारी ने वैश्विक क्रिकेट में रवांडा और अफ्रीकी महिला को नई पहचान दी है। अब भाग हमारा 7 आ जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नियुक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 188वां सदस्य देश मार्च 2026 में कौन बना? तो ये हंगरी नहीं बना है, बुल्गारिया नहीं बना है, पोलैंड नहीं बना है, रोमानिया बना है।
रोमानिया आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 118वां देश बना है। ये सदस्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के भारत के विजन को मजबूत करती है। इससे रोमानिया और सौर ऊर्जा अनुसंधान को तकनीकी विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में, ये इम्पोर्टेंट है, गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके वर्तमान निर्देशक कौन है? आशीष खन्ना है। भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इस गठबंधन की नींव रखी थी। तो ये जो 2 टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, और ये तो इम्पोर्टेंट है जो कि उसमें आ गया था क्वेश्चन में।